दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चैनल के बारे में बताना चाहता हूं जो सप्लाई चेन की दुनिया में अपनी तरह का पहला है। यहां आपको मिलेगा डिमांड प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, फोरकास्टिंग, वेयर हाउसिंग, एयर फ्रेट, लास्ट माइल, रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ एक ही जगह, ही प्लेटफॉर्म पर। आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं, कोई और चैनल ढूंढने की जरूरत नहीं। SCM डिकोडेड, यही वो एक जगह है जहां पूरी सप्लाई चेन डिकोड होती है। और आज हम शुरू करते हैं उस फ्रेमवर्क से जो हर वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन की नींव है। आपके पास एक चीज है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं, या बनी है, लेकिन इस वीडियो के बाद होगी। इंडिया में 50 लाख से ज्यादा लोग सप्लाई चेन में काम करते हैं। इनमें से 90% एक ही काम जानते हैं, अपना काम। जो 10% हैं, वो हर इंटरव्यू में, हर बोर्ड रूम में, हर क्राइसिस में वो लैंग्वेज बोलते हैं जो बाकी के 90% समझ नहीं पाते। वो लैंग्वेज का नाम है SCOR। SCOR। और यह वीडियो उस लैंग्वेज का पूरा ग्रामर सिखाती है। एक वेयर हाउस मैनेजर जो SCOR बचता गिनता है, वह सिर्फ वेयर हाउस नहीं रन करता, वो पूरी सप्लाई चेन डायग्नोस कर सकता है। वो अपने बॉस से अलग भाषा में बात करता है। वो अपनी कंपनी की समस्या देख सकता है जब बाकी सब सिर्फ सिम्टम्स देख रहे होते हैं। यह फ्रेमवर्क एक करियर की दिशा बदल सकता है और एक कंपनी का फ्यूचर भी। 1996 में एक चीज बनी। सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स ने डिसाइड किया कि अब हर कंपनी अपनी अपनी लैंग्वेज में नहीं बोलेगी, एक कॉमन फ्रेमवर्क बनेगी जो टोक्यो में भी सेम, मुंबई में भी सेम, डेट्रॉइट में भी। अगर आप एक ई कॉम ऑपरेशंस मैनेजर हैं और आपको किसी MNC का इंटरव्यू देना है, वो इंटरव्यूअर SCOR बोलेगा। अगर आप वो लैंग्वेज नहीं जानते, कॉन्वर्सेशन अलग लेवल पर होगी। अगर आप जानते हैं तो आप एक अलग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। एक डॉक्टर एक्सरे देखता है, वो ये नहीं सोचता कि ये किडनी है या लिवर, वो सीधा पैथोलॉजी देखता है। SCOR एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है सप्लाई चेन में। आप किसी भी कंपनी का ऑपरेशन देखो, SCOR इंस्टेंटली पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इंडिया की सप्लाई चेन इंडस्ट्री अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। D2C ब्रांड्स, क्विक कॉमर्स, फार्मा एक्सपोर्ट्स, ऑटो एंसिलरीज, सब जगह ये फ्रेमवर्क रेलेवेंट है। और जो प्रोफेशनल ये फ्रेमवर्क जानता है, वो सिर्फ एम्प्लॉई नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये 6 पिलर्स स्क्रीन पर हैं। इन्हें पढ़ना जरूरत नहीं, ये आप खुद कर सकते हैं। मुझे बताना है कि इन्हें इग्नोर करने की कीमत क्या होती है। प्लान गलत हुआ तो आप वो चीजें स्टॉक करोगे जो बिकेगी नहीं, और वो चीजें नहीं करोगे जो बिकने वाली थी। कोई ई कॉमर्स जायंट की सेल के पहले गलत डिमांड फोरकास्ट और वेयर हाउसेस भर गई रॉन्ग आइटम सी। ये प्लान फेलियर है। सोर्स गलत हुआ और एक फायर सप्लायर के यहां लगी और आपकी पूरी प्रोडक्शन रुक गई। एक पुणे की मॉर्पाई ऑटो कंपनी का एक्सपीरियंस था यह। 3 हफ्ते जीरो आउटपुट। मेक गलत हुआ तो आप या तो इन्वेंट्री माउंटेन बैठोगे या कस्टमर को इतना लंबा लीड टाइम दोगे कि वह कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। डिलीवर गलत हुआ और कस्टमर एक डैमेज्ड बॉक्स की फोटो सोशल मीडिया पर डालता है। एक पोस्ट, लाखों इंप्रेशंस, ब्रांड डैमेज। रिटर्न इग्नोर किया और ई कॉमर्स में हर रिटर्न आपको फॉरवर्ड कॉस्ट से ज्यादा पड़ा। और इनेबल स्किप किया तो 50 करोड़ रुपए का ERP इंप्लीमेंट किया और आउटपुट वही आया जो पहले था। दाम था क्योंकि डेटा ही गलत था। आपकी कंपनी का प्लानिंग मीटिंग कब होता है? हर महीने, हर क्वार्टर। और US मीटिंग में आप क्या देखते हैं? पिछले महीने का डेटा, पिछले क्वार्टर का ट्रेंड। जो हुआ उसे सीख के जो होगा उसका एस्टिमेट। ये अप्रोच 30 साल पहले भी यही थी। आज भी ज्यादातर इंडियन कंपनीज यही करती हैं। लेकिन सोचिए एक सेकंड ऑफ द क्विक कम का डार्क स्टोर यह नहीं करता।
वो जानता है कि आज रात 8 बजे एक इबौर नेबरहुड में छोले भटूरे की डिमांड स्पाइक होगी, क्योंकि लास्ट हफ्ते भी यही हुआ था और वेदर भी वैसा ही है। वो ये डाटा घंटों में एक्ट करता है। एक सुरात का गारमेंट एक्सपोर्टर जो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा देख रहा है, वो यूरोप में फैशन ट्रेंड का सिग्नल 3 महीने बाद पक देगा। एक कंपनी जो डिमांड सेंसिंग यूज कर रही है, वह 3 हफ्ते पहले प्रोडक्शन एडजस्ट कर लेगी। यह गैप, ये एक ऑपरेशनल चॉइस नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक मॉट है कंडेत। एक तरफ लीडर्स हैं, दूसरी तरफ बाकी सब। आप किस तरफ होना चाहते हैं, यह डिसाइड करना शुरू करो। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। आपकी कंपनी में लास्ट मंथ का प्लानिंग मीटिंग हुआ, उस प्लान का कितना % एक्चुअली एग्जीक्यूट हुआ? ज्यादातर लोग ये नंबर चमाइन जानते ही नहीं, और ज्यादातर कंपनीज में ये आंसर 40 से 60% के बीच होता है। क्यों? क्योंकि S&OP एक प्रोसेस फेलियर नहीं है, यह एक कल्चर फेलियर है। सेल्स का नंबर हमेशा थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि इंसेंटिव्स ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ऑपरेशंस का नंबर हमेशा थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि तुम है, क्योंकि उन्हें कैपेसिटी प्रोटेक्ट करनी होती है। दोनों गलत नहीं हैं, दोनों अपना गेम खेलना जानते हैं। लेकिन जब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर्स एक प्लान में डाले जाते हैं, तो जो निकलता है वह किसी का प्लान नहीं होता। और फिर आता है डेरानी ऑफ द मंथ। मार्केट ने कुछ और किया। एक की कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया, या प्रोडक्शन में एक मशीन बाद गई, और वो 3 हफ्ते का प्लान एक PTF बन के रह जाता है। फिक्स सिर्फ एक मैट्रिक है। पूछो हमारे अग्रीड प्लान का कितना % एक्चुअली एग्जीक्यूट हुआ। उस नंबर को ट्रैक करो हर महीने पब्लिकली। ट्रांसपेरेंसी ही कल्चर चेंज करती है। मुझे एक सवाल पूछना है, आपकी कंपनी में प्रोक्योरमेंट टीम कैसे डिसाइड करती है कि किसी सप्लायर से कैसे डील करना है? ज्यादातर इंडियन कंपनीज का जवाब ये होता है, हम नेगोशिएट करते हैं, बेस्ट प्राइस लाते हैं, देते हैं। ये एक आंसर है, लेकिन यह पूरा आंसर नहीं है। एक फार्मा कंपनी के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक स्ट्रेटेजिक आइटम है। अगर एक सप्लायर फेल हो, वो ड्रग मैन्युफैक्चर नहीं होगी, पेशेंट्स तक मेडिसिन नहीं पहुंचेगी, रेगुलेटरी ट्रबल होगा। इस आइटम पर सिर्फ प्राइस नेगोशिएट करना, ये प्रोफेशनल सुसाइड है। इस आइटम पर तो रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, डुअल सोर्स डेवलप करनी है। लेकिन उसी कंपनी का ऑफिस स्टेशनरी वो नॉन क्रिटिकल है, उस पर 1 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ऑटोमेट करो, कैटलॉग से ऑर्डर करो, मूव ऑन। एक सूरत की टेक्सटाइल कंपनी की बात करता हूं। उनका कस्टम डाई एक ही सप्लायर से आता था। वो बॉटलनेक कैटेगरी है, हाई रिस्क, रिलेटिवली लो वैल्यू। एक दिन वो सप्लायर ने सप्लाई बंद कर दी, प्राइस हाइक के लिए प्रेशर देने के लिए। 3 हफ्ते प्रोडक्शन रुकी, एक्सपोर्ट्स मिस हुए, बायर्स ने पेनल्टी लगाई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं की थी, स्ट्रेटेजी नहीं थी। एक गुरुग्राम की D2C ब्रांड, अच्छा प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मिलियंस पर फॉलोइंग, पैकेजिंग परफेक्ट थी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सप्लायर की थी। 80% पैकेजिंग, एक सोर्स। एक सुबह उन्हें कॉल आया, सप्लायर की फैक्ट्री में आग लगी थी। कोई टाइमलाइन नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं था, क्योंकि क्यों होता, सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले हफ्ते में इमरजेंसी में 6 सप्लायर्स को कांटेक्ट किया, कोई क्वालिफाइड नहीं था, क्योंकि क्वालिफिकेशन एक दिन का काम नहीं है। एक सप्लायर को क्वालिफाई करने में 4 से 8 हफ्ते लगते हैं, और वो 4 हफ्ते तब नहीं होते जब जरूरत पड़ रही हो। 6 हफ्ते बाद एक सप्लायर क्वालिफाई हुआ, रेवेन्यू रिज्यूम हुई, लेकिन परमानेंट डैमेज हो चुका था। रिपीट कस्टमर्स जो वेट नहीं कर सके, उनका पैसा कंपेटिटर के पास गया। उससे वापस लाने की कीमत, ओरिजिनल पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट,
से काफी ज्यादा। ये एक पैकेजिंग फेलियर नहीं था, ये एक रिस्क मैनेजमेंट फेलियर था। और इस फेलियर का एंटीडोट बहुत सिंपल था। एक बैकअप सप्लायर क्वालिफाई करो आज, जरूरत आने से पहले। मैन्युफैक्चरिंग में एक डिसीजन होता है जो बहुत क्वाइटली होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सालों तक चलता है। तिरुपुर का एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर सोचता है, मैं पहले स्टॉक बनाऊं, फिर ऑर्डर्स आएंगे। ये मेक टू स्टॉक है, फास्ट डिलीवरी, रेडी इन्वेंट्री। लेकिन एक सीजन में ट्रेंड शिफ्ट हुआ। गोडाउन भर गया उन डिजाइन से जो अब कोई नहीं ले रहा। मार्क डाउन शुरू, कैश बैंड। एक हैदराबाद की मेडिकल डिवाइस कंपनी सोचती है, हम सिर्फ तब बनाते हैं जब ऑर्डर आता है। ये मेक टू ऑर्डर है, कोई स्पेक्यूलेशन इन्वेंट्री नहीं, कैश नहीं बंदा। तो एक हॉस्पिटल ने ऑर्डर दिया और कहा 15 दिन में चाहिए। उन्हें 45 दिन चाहिए थे। हॉस्पिटल कॉम्पिटिटर के पास गया, एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। हर प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग स्क्रैच से होती है। इंजीनियर टू ऑर्डर, मैक्सिमम कस्टमाइजेशन, मैक्सिमम लीड टाइम, और मार्जिन्स भी काफी ज्यादा। 3 स्ट्रेटजीज, 3 अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, 3 अलग कस्टमर प्रोमिसेस। कोई एक बेस्ट नहीं है, डिपेंड्स ऑन क्या बेच रहे हैं और कौन खरीद रहा है। लेकिन गलत एक चूज करना, ये 1 साल की प्रॉब्लम नहीं, ये एक डेकेड की प्रॉब्लम है। SCOR में एक कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर प्रोफेशनल्स ने कभी नहीं सुना, लेकिन जो लोग इसे समझते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी डिस्कशंस में एक डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। एक सवाल, आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना कब स्टार्ट होता है? जब सेल्स ऑर्डर आता है, तब या पहले से? यह एक सिंपल सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपकी पूरी कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। एक पुणे का ऑन्टो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, वो पहले से बनाता है। OEM के ऑर्डर्स आते हैं, वो रेडी होता है। ये डाउनस्ट्रीम CODP है, इन्वेंट्री ज्यादा बट डिलीवरी फास्ट। एक दिन OEM ने डिजाइन चेंज किया, 3 करोड़ का इन्वेंट्री एक रात में ऑब्सोलेट हो गया, क्योंकि CODP कस्टमर ऑर्डर से बहुत पहले था, कंपनी डिमांड से पहले ही प्रोड्यूस कर चुकी थी। और डिजाइन चेंज होते ही पूरा फिनिश्ड इन्वेंट्री इंस्टेंटली अनयूजेबल बन गया। दूसरी कंपनी उसी इंडस्ट्री में, वो सिर्फ कंफर्म्ड ऑर्डर्स पर प्रोड्यूस करती है, इन्वेंट्री नहीं, लेकिन लीड टाइम 6 हफ्ते। कस्टमर ने कहा 3 हफ्ते में चाहिए, सेल गई। दोनों ने गलत जगह पर CODP रखा। एक ने जान के रखा, एक ने बिना सोचे। दोनों को कॉस्ट चुकाना पड़ा। आपका CODP कहाँ है? अगर यह सवाल आपने अपनी कंपनी में कभी नहीं पूछा, तो ये एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट है। इंडिया में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक प्रीमियम ब्रांड का प्रोडक्ट परफेक्टली मैन्युफैक्चर्ड होता है, वेयरहाउस इसी परफेक्टली पैक निकालता है, और फिर लास्ट माइल में कुछ होता है, बॉक्स क्रश होके आता है, या पैकेजिंग फटी होती है, या डिलीवरी विंडो 2 बजे PM बोली गई थी, 8 बजे PM पर आया। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं देखता पहले, कस्टमर बॉक्स देखता है, वो एक्सपीरियंस फील करता है, और वो एक्सपीरियंस ही उसका ब्रांड परसेप्शन है। और इंडिया में क्या होता है उस मोमेंट में? ऑनलाइन ग्रुप में फोटो जाती है, सोशल मीडिया पे कंप्लेंट आती है, फैमिली को बताया जाता है। ये एक डिलीवरी फेलियर नहीं है, ये एक मार्केटिंग डिजास्टर है। अब सोचिए B2B में बेटे, एक हॉस्पिटल ने एक क्रिटिकल मेडिसिन ऑर्डर की, डिलीवर हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मिस थी, सर्टिफिकेट नहीं था, ड्रग रिफ्यूज्ड, पेशेंट वेट करता रहा। डिलीवर पिलर ने 3 में से 3 कंडीशंस पूरी की, लेकिन एक मिस की, और वो एक मिस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था। परफेक्ट ऑर्डर का मतलब सब कुछ या कुछ नहीं। इंडिया में फैशन ई-कॉमर्स का रिटर्न रेट क्या है? 20 से 40%। मतलब हर 10 ऑर्डर्स में से 2 से 4 वापस आते हैं, और जब आप एक ऑर्डर फॉरवर्ड भेजते हो तो लगता है कुछ कॉस्ट, लेकिन जब वो वापस आता है, पिकअप करो, वेयरहाउस में लाओ, इंस्पेक्ट करो, सोर्ट करो, रिफर्बिश करो या डिस्पोज करो, वो टोटल लागत अक्सर फॉरवर्ड से ज्यादा होती है।
एक ई-कॉम मैनेजर ने मुझे बताया, मैं फॉरवर्ड कॉस्ट ऑब्सेसिवली ट्रैक करता था, रिटर्न कॉस्ट पता ही नहीं था। जब पता चला तो समझा कि मैं कुछ कैटेगरीज में पैसे खा रहा हूं। जो कंपनी स्मार्टली ऑपरेट करती हैं वो रिटर्न को आफ्टर थॉट नहीं मानती, रिटर्न लेबल बॉक्स में ही होता है। इंस्पेक्शन ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड होती है। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट सेकंड चैनल में जाता है डिस्काउंट में, बट सोल्ड वेस्ट नहीं, वैल्यू रिकवरी। इंडिया में सस्टेनेबिलिटी का प्रेशर बढ़ेगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशंस आ रही हैं। जो कंपनी अभी सर्कुलर इकोनॉमी डिजाइन करी है वो कल की रेगुलेशंस के लिए ऑलरेडी रेडी होगी। एनएबल को मैं सबका बाप कहता हूं क्योंकि बिना इसके बाकी 5 पिलर्स अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंच सकते। इंडिया में एक ट्रेंड है, कंपनी एक बड़ा IRP इंप्लीमेंट करती है। SAP ऑरेकल डायनेमिक्स करोड़ करोड़ खर्चे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन 18 महीने चलती है, गो लाइव होता है और फिर रिपोर्ट्स वही आती हैं जो पहले आती थी। प्लानर्स वही स्प्रेडशीट्स यूज करते हैं जो पहले यूज करते थे, क्योंकि सिस्टम में जो डेटा था वो गलत था। सेम आइटम 3 अलग कोड्स में, एंटर था अलग सिस्टम्स में, एक वेंडर का नाम अलग स्पेलिंग में 4 जगह, BOM 18 महीने पहले का। तब से प्रोडक्ट चेंज हो गया। लीड टाइम्स एक स्प्रेडशीट में, सिस्टम में नहीं। 10 करोड़ रुपए का ERP गलत डेटा पर, आउटपुट गार्बेज था। इनेबल का काम ये इंश्योर करना है कि ये सब सही रहे, बिजनेस रूल्स डिफाइन हो, मैट्रिक्स ट्रैक हो, डेटा क्लीन हो, लोग ट्रेंड हो। बिना इनेबल के आपके पास 5 इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, एक सप्लाई चेन नहीं। अब वो मोमेंट आया है जब सब कुछ एक जगह दिखेगा। एक FMCG कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। प्लान ने एक एग्रेसिव फोरकास्ट सेट की, सोर्स ने सप्लायर्स कंफर्म किए, लेकिन एक पैकेजिंग सप्लायर लेट था। मेक ने प्रोडक्शन शुरू की लेकिन पैकेजिंग नहीं थी तो रुक गई। डिलीवर का प्रॉमिस मिस हुआ, शेल्व्स पर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा लॉन्च डेट पर। कस्टमर्स ने वो शेल्फ स्पेस कॉम्पिटिटर्स से फील कर लिया। प्लान ने एक सिग्नल नहीं ट्रैक किया, सोर्स ने एक रिस्क इग्नोर किया, मेक रुक गई, डिलीवर फेल हुआ। ये एक डिपार्टमेंट की फेलियर नहीं थी, ये एक सिस्टम फेलियर थी। और जो लोग सिर्फ अपना अपना पिलर देखते हैं वो ये कनेक्शन कभी नहीं देखते। जो SCOR जानता है वह ये कनेक्शन इंस्टेंटली देखता है। वह पूछता है फेलियर कहाँ स्टार्ट हुआ, वह बैकवर्ड ट्रेस करता है, वह सिस्टमैटिक सॉल्यूशन देता है, सिर्फ बैंडेड नहीं लाता। ये वो कैपेबिलिटी है जो आपको एक अलग कैटेगरी का प्रोफेशनल बनाती है। मुझे 1 मिनट के लिए थ्योरी से बाहर आना है। कल सुबह आपने चाय पी, वो चाय असम या दार्जिलिंग के किसी एस्टेट से आई, ट्रैक्टर पर कलेक्ट हुई, ट्रक पर आई, रेल पर शहर तक पहुंची, रिटेलर के पास, आपके घर। वो एक सप्लाई चेन थी। फिर आपने UPI से पेमेंट की, वो पेमेंट एक डिजिटल सप्लाई चेन से गुजरी, सर्वरलेस एन्क्रिप्शन सेटलमेंट, वो एक डेटा और फाइनेंस सप्लाई चेन थी। फिर आप ऑफिस गए, लाइट जली, फैन चला, AC था। वो इलेक्ट्रिसिटी एक पावर प्लांट से आई जो कोल या गैस या सोलर से चली, वो एक एनर्जी सप्लाई चेन चली। और आपका फोन जिस पर यह वीडियो चल रही है वो 30 से ज्यादा देशों की सप्लाई चेन्स का रिजल्ट है। सप्लाई चेन सिर्फ एक इंडस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, ये वो इनविजिबल सिस्टम है जो सिविलाइजेशन को चलाता है। जब ये सिस्टम काम करता है दुनिया चलती है, जब ये फेल होता है 72 घंटे में दुनिया रुक जाती है। और आप जो इस सिस्टम को समझते हैं, आप सिर्फ एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल नहीं हैं, आप वो लोग हैं जो दुनिया को रनिंग रखते हैं। कुछ 15 मिनट पहले आप यहां थे, आज आप यहां हैं। आप अब किसी भी सप्लाई चेन प्रॉब्लम को एक स्ट्रक्चर्ड लेंस से देख सकते हैं। कोई क्राइसिस सुनोगे, आप पूछोगे कहां है, प्लान, सोर्स, मेक। कोई इंटरव्यू होगा, आप एस्कोर की लैंग्वेज में जवाब दोगे। कोई बोर्ड रूम में डिस्कशन होगी, आप सिस्टम देखोगे, सिर्फ अपना डिपार्टमेंट नहीं। ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है, और ये शिफ्ट जो लोग करते हैं वो अपनी इंडस्ट्री में अलग दिखते हैं।
3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली, अगर यह वीडियो आपके लिए यूजफुल थी तो एक काम करो, एक आदमी के बारे में सोचो आपकी लाइफ में जो सप्लाई चेन मैन है और ये जानना चाहिए, उन्हें आज भेजिए। बस इतना। दूसरी कमेंट में बताओ आप किस इंडस्ट्री में हैं। मैं सीरियस हूं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और अगले टॉपिक्स वहीं से आते हैं। तीसरी, नई वीडियो हर हफ्ते आती है, फ्री, हमेशा। नॉलेज फ्री रहनी चाहिए। यह चैनल उसी प्रिंसिपल पर चलता है। SCM डिकोडेड, द ग्लोबल सप्लाई चेन कम्युनिटी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।